लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 21 राज्यों की 102 सीटों पर पड़ रहे वोट। मणिपुर को छोड़कर बाकी जगह शांतिपूर्ण माहौल। दमोह में बोले पीएम मोदी, देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का है चुनाव। विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रही भाजपा। बीजापुर में चुनाव के दौरान आईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल। भैरवगढ़ के चेहका गांव में हुआ हादसा। बस्तर में नक्सलियों ने जारी किया नेताओं की मौत का फरमान। भाजपा के 4, कांग्रेस के 2 नेताओं को जान से मारने की धमकी। माइनिंग कंपनी की दलाली के आरोप। और बस्तर में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। 3 बजे तक हुई वोटिंग। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट छोड़कर कहीं नहीं हुआ उपद्रव। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, पहले चरण का रण जो है सज चुका है। मतदान कई कई संपन्न हो चुके हैं, कई लगातार फिलहाल मतदान जारी है। देखिए, बस्तर की फिलहाल बात कर ले तो संवेदनशील इलाकों में मतदान खत्म हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान यहां पर हुआ है और अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे। कई क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो 102 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, देखिए बस्तर इकलौती सीट थी जहां आज मतदान था पहले चरण का, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र ये आता है नक्सलियों के हिसाब से। अगर सीट को हम देखें तो, और देखिए यहां पर पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। बस्तर में संवेदनशील इलाकों में मतदान खत्म हो चुका है, जहां सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे। कई क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान जो है लगातार जारी रहेगा। रण सज चुका है। पहले चरण का मतदान लोकसभा का लगातार जारी है 102 सीटों पर। खासतौर पर अगर देखिए नजर हम छत्तीसगढ़ पे फिलहाल डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बस्तर में संवेदनशील जो इलाके थे, जहां पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय रखा गया था, निर्धारित किया गया था और उसी के आधार पर अब आपको बता दें कि 3 बजे तक मतदान संपन्न हो चुके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 6 सीटों पर घमासान लगातार जारी है। मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। अजय धवले, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। देवदत्त जुबे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अजय जी, सबसे पहले आपके ही पास में आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात कर ले, लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। अब मतदान का ये भी कहा जा सकता है, अगर मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो सत्ता पक्ष के लिए फायदे भी हो सकते हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं। फिलहाल किस तरह से आप देख रहे हो? देखिए खुशी जी, ये पहली बार आप देखेंगे देश में एक प्रो इनकम्बेंसी का वोट क्या होता है। ये 2019 में हमने देखा है। उसी प्रकार से 2024 में भी प्रो इनकम्बेंसी का वोट होने जा रहा है। एक पॉपुलर सरकार को पॉपुलर मैंडेट की दिशा में ये वोटिंग है। और जिस सरकार ने लगभग 10 वर्षों में विकास के नित नए आयाम स्थापित किए, ऐसे अनेकों परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उसी सरकार ने किया, जिसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो निश्चित रूप से देश एक ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार को चुनने जा रहा है जिसने अपने संकल्पों को पूरा किया, जिसका संकल्प पूर्ति का इतिहास रहा है। और विगत 10 वर्षों में आप देखेंगे कामों का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आने वाले 25 वर्षों का भाजपा के पास में एक विजन है। उसके साथ साथ ये सब करने के लिए भाजपा के पास इच्छा शक्ति है और तीसरा, ये सब करने के लिए एक संकल्पित नेतृत्व है। तो जब यह किसी दल के पास होता है तो निश्चित रूप से देश की जनता, प्रदेश की जनता उस दल को, उस नेतृत्व को स्वीकारती है और एक ऐतिहासिक बहुमत के माध्यम से बार बार उसी दल को वोट देती रहती है। हम देखेंगे 2023 का विधानसभा का चुनाव अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, जो मध्य प्रदेश में उससे उसको ही आगे बढ़ाते हुए एमपी के मन में मोदी, जो हमने उस समय कहा था, निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 लोकसभा की सीटें भाजपा को मिलेगी और एमपी के मन में मोदी ये पुनः प्रतिस्थापित होगा। और ये आप देखेंगे कि ऐतिहासिक तरीके से जो 370 सीटें का संकल्प भारतीय भाजपा ने लिया है, वो 370 सीटों का संकल्प पूरा होगा। ठीक है, विधानसभा में तो एमपी के मन में मोदी दिखे थे, लेकिन अब एमपी के मन में क्या दिखता है ये रिजल्ट ही बताएंगे। ठीक है, विवेक जी से फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। विवेक जी, देखिए जिस तरह से अगर आज की हम बात कर ले, 6 सीटों पर जिस तरह से घमासान जारी है, फिलहाल अगर नजर डाले तो सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा ऐसी है जो अब फिलहाल आपके पास है। हालांकि इस बार आपकी पार्टी दम भर रही है कि 4 सीटें आप अपने कब्जे में लाओगे।
बीजेपी दूसरी तरफ क्लीन स्वीप का लक्ष्य ले रही है। फिलहाल अगर देखा जाए छिंदवाड़ा, जो कि आपका हमेशा से गढ़ माना जाता है, निश्चित ही कितना चुनौती आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित ही छिंदवाड़ा को छीनने के लिए भाजपा ने हर संभव प्रयास किए। 15 दिन तक सीएम महोदय भी वहां रहे, कैलाश विजयवर्गीय जी लंबे समय तक वहां रहे, पुलिस भी आई, पुलिस हमारे प्रत्याशियों के घर गई, विधायक के घर पे गई, कार्यकर्ताओं को धमकाया, छवि खराब करने का प्रयास किया, अमित शाह जी भी आके चले गए। परंतु छिंदवाड़ा की जनता जागरूक है और छिंदवाड़ा की जनता विकास के आधार पर वोट देगी, जो विकास नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने किया है। आज छिंदवाड़ा की जनता ने उस विकास को देखा है, उसके साक्षी बने, इसीलिए मैं समझता हूं कि विकास के आधार पर हमारे प्रत्याशी की भारी बहुमत से वहां विजयी होगी। 5 लोकसभा सीटों पे जहां भाजपा के प्रत्याशी थे, वर्तमान में भाजपा के सांसद थे, उनकी निष्क्रियता सबसे बड़ा आधार बनेगी कांग्रेस की जीत का। आज मंडला की बात करें तो मंडला में जो इनके सांसद के प्रत्याशी, उनको विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं वो निष्क्रिय थे। आप शहडोल की बात करें तो वहां पे भाजपा के प्रत्याशी को जनता पूछ रही है कि दीदी पिछले चुनाव में आई थी, उसके बाद सीधे आज इस चुनाव में आई है, ये 5 साल कहां गायब थे, उसका आप हमें कारण बताइए। तो निश्चित ही आज जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी निष्क्रिय थे, तो आज वो मजबूरन मोदी जी के नाम पे याचना करनी पड़ रही है कि आप हमें नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, क्योंकि उनके पास खुद का बताने के लिए कोई भी रिपोर्ट कार्ड नहीं है। क्षेत्र की जनता के, क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कोई भी नया योगदान नहीं दिया, कभी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देश की संसद में नहीं उठाया। तो आज मजबूरन उन्हें मोदी जी के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। अब मोदी जी किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? मोदी जी देश में राम नाम पे वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं 10 साल पहले जो मोदी जी विपक्ष में बातें किया करते थे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, 15 लाख रुपए खाते में देने की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करते थे, परंतु भ्रष्टाचार मुक्त करते करते भ्रष्टाचारी युक्त भाजपा हो गई। जितने भी भ्रष्टाचारी थे सबको भाजपा ज्वाइन करा ली। आप सरकार में आने से पहले भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, सरकार में आने के बाद आपने कांग्रेस मुक्त का भारत का सपना देखा। हुआ क्या? कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। कहीं ना कहीं आज भाजपा का कार्यकर्ता हतोत्साहित है, घर बैठा हुआ है। जिस तरीके से नए लोगों को संगठन में स्थान दिया गया है, भाजपा का कार्यकर्ता नाराज है, वोट मांगने भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो प्रत्याशी दर दर की ठोकरें खा रहा है और प्रत्याशी जाके लोगों से अपील कर रहा है कि आप तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बस देश के प्रधानमंत्री के नाम पे मुझे वोट दे दे। मूल समस्याओं से गुमराह करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। जो महंगाई समस्या थी आपके विपक्ष में रहते हुए, वो आज भी यथावत है। जो बेरोजगारी समस्या थी वो आज भी यथावत है। तो कहीं ना कहीं आप जिन वादों को आपने सरकार बनाने से पहले किया था, और सभी वादों में आप विफल साबित हुए। तो निश्चित ही मैं समझता हूं जनता जागरूक है और आज 6 सीटों पे जहां मतदान हो रहा है वहां भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। क्षेत्र की जनता ने इसका संदेश पहले ही दे दिया था। निश्चित ही मैं समझता हूं 4 तारीख को परिणाम हम सबके सामने होगा और मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि इनके सांसद जीत तो जाते हैं, भारी बहुमत से जिता दो, उसके बाद भी कभी भी ग्राउंड पे नजर नहीं आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते हैं, ये गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता आज इनको सबक सिखाएगी। जिस तरीके से इन्होंने अपनी जागीर समझ लिया है लोकसभा सीटों को कि हम कैसे भी बस प्रत्याशी बदले, नया प्रत्याशी ला दे तो पिछली सारी गलतियां माफ हो जाती है। ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता विकास के आधार पर वोट देना चाहती है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। पिछली बार जब आपको हमने चुन के संसद में भेजा था तो इन 5 सालों में आपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, यहाँ की बेरोजगारी की समस्याओं के लिए क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या किया है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आपने क्या किया है। तो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा लोगों का तो टिकट काट दिया और जो लोग आज मैदान में हैं भी, उनमें से कुछ तो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। अब छिंदवाड़ा में मैं बात करूं तो बंटी साहू जी मैं समझता हूं हैट्रिक लगाने वाले अपने हार की, क्योंकि वहां की जनता ने तय कर चुकी है कि जो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने उनको दिया है, पिछले 44 साल जो निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की है, जब जब जनादेश हुआ है तब तब उन्होंने उनकी सेवा की और नए आयाम वहां पे स्थापित किए, जो कि बाकी लोगों के लिए मॉडल है। छिंदवाड़ा एक मॉडल है और बाकी लोकसभाओं के लिए मॉडल है कि छिंदवाड़ा के युवा को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता, शिक्षा अर्जित करने के लिए पलायन नहीं करना पड़ता, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। सभी कुछ उस लोकसभा के अंदर है। हम उसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। बाकी भाजपा और हमारे बीच में यही अंतर है कि भाजपा एक व्यक्ति के नाम पे पूरे देश भर में वोट मांग रही है कि मोदी जी के नाम पे आप वोट दे दीजिए और मोदी जी यहाँ पे जो मूल मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों से ध्यान भटका के आपके तमाम सवालों का जवाब ले लेते हो अजय जी से, उसके बाद देवदत्त जी के पास लौटूंगा। अजय जी जी, मुझे लगता है विवेक जी से एक मूल प्रश्न ये हो जाए खुशी जी कि ये छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र कितनी बार आया है। मैं मूलतः इस संसदीय क्षेत्र का निवासी हूं, आपको बता सकता हूं उच्च शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। 44 वर्ष किसी व्यक्ति ने संसदीय क्षेत्र में राज किया है, उसकी पहले वो व्यक्ति, फिर उसकी पत्नी, फिर आज उसका बेटा। जब आप एक ही परिवार को बार बार अवसर देती जाती है जनता, तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं बढ़ जाती है। आज छिंदवाड़ा में अगर रेलवे का दोहरीकरण की बात हो, रेलवे के विद्युतीकरण की बात हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। दूसरी बात, छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, निश्चित तौर पे आप 15 महीने यहाँ
प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपने एक अदद नया प्रोजेक्ट अगर छिंदवाड़ा के लिए सैंक्शन करा जाए, विवेक जी मेरी बात कंप्लीट होती है, लेट मी कंप्लीट। आप दूसरी बात अगर करते हैं, आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की बात करते हैं, कितनी घृणता की और नीचता की राजनीति इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और उनका परिवार करने जा रहे हैं। एक हमारे प्रत्याशी के बारे में जो भ्रामक खबरें और वीडियो फैलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनका पीए रंगे हाथ पकड़ा गया, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, ये सब छिंदवाड़ा की जनता ने देखा है। देखिए, चुनाव लोकतंत्र में जनता जिताती है, लेकिन इस प्रकार से आदिवासियों का अपमान करना, उन्हें गद्दार और बिकाऊ कहना, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जो चुन के आए थे राजा कमलेश शाह, उनको गद्दार और बिकाऊ कमलनाथ जी कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है, जबकि उस व्यक्ति ने, उसका परिवार, वो व्यक्ति स्वयं उनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस के लिए विधायक रही है, लेकिन आज आपके दल में नहीं है, आज आपकी विचारधारा से मेल नहीं खा रहे, तो उन्हें गद्दार और बिकाऊ। छिंदवाड़ा की बात मुझे लगता है विवेक जी आपसे अच्छी बेहतरी से मैं रख सकता हूं, क्योंकि आप छिंदवाड़ा को आपने पास से नहीं देखा। रही बात मध्य प्रदेश की, अगर कर ले, मध्य प्रदेश में आप जिन बातों की बात कर रहे हैं, आप संसदीय क्षेत्र में हमारे सांसदों की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। देखिए, आज देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, 14 करोड़ से अधिक नल जल के कनेक्शन बने, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, तो ये इन्हीं संसदीय क्षेत्रों में बने जहां हमारे सांसदों की अनुशंसाओं पर, सांसदों के ही रिकमेंडेशन पे, रिक्वेस्ट पे ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, नल जल के कनेक्शन, उज्ज्वला के सिलेंडर, ये सब बना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अनेक परियोजनाएं मैं गिना सकता हूं मध्य प्रदेश में, जिनका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और लोकार्पण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 50 वर्षों के तक आपके दल ने देश पर शासन किया है, लेकिन एक अदद अच्छा नेता आपके दल में गांधी परिवार के अलावा, आप अगर नाम गिना दे कि किसी व्यक्ति का गांधी परिवार के अलावा रिस्पेक्ट कांग्रेस में हुआ है, आज आपके नेताओं की ये स्थिति है। ठीक है, चलिए इसका जवाब लूंगी विवेक जी, आपके पास लौटूंगी। ठीक है, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया के बाद विवेक जी आपके पास लौटूंगी। उससे पहले डिबेट को ही रोक के एक बड़ी खबर के रुख में करना चाहूंगी, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है, बीजापुर से। आपको बता दें, चुनाव के दौरान यूबीजीएल फटने का मामला सामने आया है। जवान एक शहीद हुआ है, मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात था जवान। तो देखिए, ओसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है चुनाव के दौरान। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग से यही सब तस्वीरें हम देखते आ रहे थे, कहीं ना कहीं सतर्कता इसको लेकर थी, क्योंकि बस्तर एक संवेदनशील क्षेत्र है और यहां पर चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव में भी हमने यही तस्वीरें देखी थी। नक्सलियों का आतंक देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में भी, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है लोकसभा चुनाव में भी। बीजापुर से खबर बता रहे, चुनाव के दौरान यूबीजीएल फटने का मामला सामने आया है और एक जवान शहीद हुआ है। मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात था जवान। ओसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए, इसी के साथ एक बार फिर से मैं चर्चा में लौटूंगी। देवदत्त जी, अब आपके ही पास में आना चाहूंगी। देखिए, फिलहाल आपसे भी यही मेरा सवाल रहेगा, फिलहाल के जो समीकरण आप देख पा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज की, अगर हम फिलहाल अब तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर वोट भी कर रहे हैं। और अगर मुद्दों की अगर हम बात कर ले, कांग्रेस न्याय की गारंटी पर काम कर रही है, बीजेपी मोदी की गारंटी पर काम कर रही है, और फिलहाल जो समीकरण देखने को मिल रहा है, आप कैसे देखते हैं इन सबको? देखिए, आजादी के इन वर्षों में लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ है, और जिस तरह से टेम्परेचर है, उसके बावजूद कहीं नक्सली आतंक है, तब भी लोग जिस तरह से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, ये अच्छा संकेत है कि लोग अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। दोनों ही दल पिछले एक पखवाड़े से लगातार इन क्षेत्रों में सक्रिय थे, सभाएं हुई, घर घर दस्तक हुई, सब प्रकार से वो किया, और अब वो बारी है मतदाता की जो अपना निर्णय दे रहा है। ये लोकतंत्र में है कि हमेशा कोई एक दल को नहीं, सब प्रत्याशी को, दल को, कार्यकर्ता, जमावट, क्या किसकी प्रक्रिया, उसके आधार पर वोट करते हैं। और मुझे लगता है कि पहले चरण का जो मतदान है, प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, उसमें से 6 सीटें बड़ी, इसमें 4 सीटें बड़े कांटे के मुकाबले की है, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी। और मुझे लगता है कि इन सीटों पर ही कांग्रेस की अच्छी स्थिति, प्रत्याशी अच्छे थे उनके। कमलनाथ लड़ रहे, 2 विधायक लड़ रहे, ओंकार मरकाम, और उधर एक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी चरणों में देखना क्या होगा। अभी जबलपुर में जैसे भाजपा की अच्छी जमावट रही शुरू से, शहडोल में भी अच्छा रहा, तो ये जो बालाघाट में कहीं त्रिकोणीय है, तो ये जो मिली जुली चीजें हैं, ये जो लोकतंत्र की मजबूती की है कि कहीं कोई प्रत्याशी को देखकर, कहीं कोई दल को, कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को देखकर, और जो समीक्षा के आधार पर
जो कैंपेन चला दलों का, उसके आधार पर मतदाता जो घरों से निकला है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र में यही है कि लोगों को अधिकतम मतदान करना चाहिए और अपनी सरकार चुननी चाहिए जिन पर उनका भरोसा हो, जो लोगों के लिए काम कर सके। ये सब चुनाव का है। अभी विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि भारी मतदान हुआ था और अब लोकसभा में हो रहा है। तो ये मतदान होना ही बहुत अच्छी बात है। हर परिस्थिति में लोग मतदान करने जा रहे हैं, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब मतदान करने के लिए जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आज 70% से ऊपर मतदान जाएगा। अभी आज जो प्रधानमंत्री की सभा थी दमोह में, बुंदेलखंड में, वहाँ उन्होंने भी वोट की ताकत का महत्व बताया। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि जो देश पड़ोसी कभी आतंक फैलाता था, सप्लायर था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है, ये किसकी ताकत है? जब जनता ने 2-3 बार मोदी मोदी कहा तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी ताकत है, जनता की ताकत है। और उन्होंने ऐसे उंगली भी दिखाई मतदान वाली कि आप इसके माध्यम से करिए। तो हम सब भी चाहते हैं कि मतदाता अपने घरों से निकले और अपने बिना किसी भेदभाव, दबाव, प्रभाव, लोभ लालच के निर्भय होकर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भारी मतदान करें, जिससे हम विश्व में जो एक हमारा लोकतांत्रिक देश की वाहवाही होती है कि इतनी संख्या में यहाँ मतदान होता है, करोड़ों लोग वोट डालते हैं एक ही दिन में, कुछ घंटों में। तो बड़ा रिसर्च का विषय भी होता है कई जगह। हमारे यहाँ जहाँ आवागमन के भी साधन नहीं है, वहाँ भी लोग वोट डालने जा रहे हैं, जिनकी शादी हो रही, दूल्हा दुल्हन वोट डालने जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत की जो परंपरा है वो आगे बढ़ रही है और लोग हर दृष्टि में व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, इस ध्येय को रखकर काम करते हैं, चाहे वो व्यवहारिक जीवन में हो और चाहे सार्वजनिक जीवन में हो। यही खूबसूरती हमारे देश की है और हम सब चाहते हैं कि बहुत मित्रवत भाव से, खेल भाव से सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी इसमें भाग लें और जो जीता, जिसकी जनता के मन में होगा, उसको स्वीकार करें। निश्चित ही इससे हमें लगता है और भी आगे है कि जिस तरह से वोटर्स जो है घर से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए, मतदाता जिस तरह से जा रहे हैं, वाकई एक ये शुभ संकेत है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी के लिए ये शुभ संकेत बन पाएगा। विवेक जी, सवाल मेरा आपसे ही, देखिए फिलहाल जो 6 सीटें हैं उनमें खास तौर पर फोकस अगर देखा जाए तो कांग्रेस का छिंदवाड़ा पे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी बात कर रही है, क्लीन स्वीप के लक्ष्य लेकर चल रही है, यानी कि जो आपका गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कवायद है उसको भी आपसे छीनने की। और क्योंकि पर्टिकुलरली अभी हम छिंदवाड़ा पर ही बात कर रहे हैं तो मैं छिंदवाड़ा पर ही आना चाहूंगी। विवेक जी, देखिए ठीक है, कांग्रेस दमखम लगा रही है, विधानसभा के बाद संगठन में बदलाव किया गया है, प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिल रहा है, नई नीति आप अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर चुनाव के ठीक पहले हम छिंदवाड़ा की स्थिति देखें, वैसे तो पूरी पार्टी में मध्य प्रदेश में कई जगह पितरघात सामने आया है, दल बदल की राजनीति यहां पर देखने को मिली, लेकिन पर्टिकुलरली अगर छिंदवाड़ा की ओर भी हम देखें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक अनबन पार्टी में देखी गई है। कई दिग्गज जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ से आपने माला पहना के बीजेपी वाले उनको लेकर गए कार्यालय में, जाके देखा कि वहाँ 3 डस्टबिन रखे हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट, चुन लीजिए आप किस लायक हैं। हम सबने देखा अमित शाह जी के रोड शो में किस तरीके से हमारे वरिष्ठ कांग्रेस, पूर्व कांग्रेस नेता के साथ में इन्होंने कृत्य किया। आज उसी का परिणाम है कि एक आदिवासी युवा जिसको छिंदवाड़ा की जनता ने महापौर के रूप में चुना था, वो नकुल नाथ जी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दबाव और पक्षपातपूर्ण और इस पूरे कृत्य के बाद में भाजपा ने कई हमारे वरिष्ठ और कार्यकर्ताओं को और नेताओं को शामिल किया, परंतु क्षेत्र की जनता जानती है और क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से नकुल नाथ जी के साथ में है और क्षेत्र की जनता की सिंपैथी है। देखिए, कमलनाथ जी ने एक लंबे समय जनादेश के बाद में पूरी निष्ठा के साथ में क्षेत्र की सेवा की है, क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया और हर संभव प्रयास किया है। अजय जी कह रहे थे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आप स्वीकार रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जब मुख्यमंत्री महोदय वहां जाते हैं, छिंदवाड़ा का एक बुजुर्ग एक समस्या को लेकर गुहार लगाता है, तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं। तो कहीं ना कहीं ये चरित्र को उजागर करता है। भाजपा का चरित्र है सत्ता के लालच में वो लोगों पे दबाव बनाने का यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसका परिणाम है छिंदवाड़ा छीनने के चक्कर में, मैं आपको यहाँ
भरोसे से कहता हूं छिंदवाड़ा छीनने के चक्कर में मध्य प्रदेश में 10 सीटों पे भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनके क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी भी तरीके की वहां पे सक्रियता नहीं थी और वहां पे खामियाजा भुगतना भाजपा को पड़ा। चुनावी कैंपेन की बात करें, अगर भाजपा की ओर हम देख ले, मोदी शाह नड्डा सब पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा भी अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हम बात करें, अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर वो नजर आ रहे थे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी तो इस बार छिंदवाड़ा तक ही सिमट कर रह गए। छिंदवाड़ा में मोदी जी नहीं आए, छिंदवाड़ा जी में आने का साहस नहीं जुटा पाए, अमित शाह जी आए, नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। मैं मध्य प्रदेश में तो पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा तक सिमट कर ले गए। लाव लश्कर रहा, पुलिस रही, ईडी सीबीआई रही, हमारे आदिवासी विधायक के घर पे 5 घंटे पुलिस ने जाके डराया धमकाया, कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया। हमारे सांसद प्रतिनिधि की छवि खराब करने के लिए एक वीडियो को आधार बना के पूरी देश दुनिया ने मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, भाजपा नेता के पुत्र का वीडियो देखा था कि जितने पैसों की वो उस वीडियो में बात कर रहे हैं उतना मध्य प्रदेश सरकार का बजट है। आज तक कोई जांच एजेंसी उनके यहां पूछताछ करने क्यों नहीं गई? यही होता है पक्षपातपूर्ण रवैया, और भाजपा के इस रवैये को, इस चरित्र को देश की जनता समझ चुकी है कि सत्ता के लालच में किसी भी हद तक गिर जाने वाली अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो बीजेपी है। बीजेपी को सिर्फ सरकार बनाना है, क्षेत्र के विकास से, लोगों की समस्याओं से कुछ भी दूर दराज तक भाजपा का लेना देना नहीं है। 28 सीटों पे जिस तरीके से, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगली आप 28 लोकसभा सीटों को देख लें और एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को देख लें तो वहां की आप देखेंगे कि युवाओं के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और अन्य सीटों पे रोजगार के लिए आपको पलायन करना पड़ता है, शिक्षा के लिए आपको पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पलायन करना पड़ता है, परंतु नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ है, अजय जी भोपाल भी आते होंगे छिंदवाड़ा से, तो जिस पातालकोट एक्सप्रेस में बैठ के आते हैं उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा कि कमलनाथ जी के अथक प्रयासों से ये कनेक्टिविटी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं जब आप पक्षपातपूर्ण एक रवैया अपनाते हैं, क्षेत्र के सूबे के मुखिया जिस तरीके से वहां पे 15 दिनों से डेरा डाले हुए हैं, और सिर्फ लालच ये है कि सीट जीतना है, छिंदवाड़ा को बचाना है, लेकिन क्या दूसरी सीटों पर जनता आपका की फोकस सेवा नहीं करना है? है, जनता की सेवा छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह गए। अगर दिग्विजय सिंह की हम बात कर ले, ठीक है, राजगढ़ पे उनका पूरा फोकस देखा जा रहा था, तो बाकी जगह तो कैंपेन करते हुए नजर नहीं आए ना, बीजेपी के अलग अलग जगह पहुंचे। निश्चित ही बंटी साहू जी हार की तीसरी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता करारा जवाब देगी। जिस तरीके से इनके भाजपा के सांसद प्रत्याशियों को विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था, चाहे वो मंडला हो चाहे वो छिंदवाड़ा हो, पुनः इनके प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। शहडोल की जागरूक जनता एहसास कराएगी कि आप जीतने के बाद में जब अपने महलों में जाके बैठ जाते हैं। अजय जी, प्रेशर पॉलिटिक्स आपने कर ली है, अन्याय आपने कर लिया है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, कांग्रेस न्याय की गारंटी लेकर आई है, न्याय करेगी अब। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट कर दिया था कि देश में जनाकांक्षाओं का सम्मान करने वाला दल कौन सा है। विवेक जी सिर्फ उस मैंडेट को एक बार अपनी नजरों से नीचे से निकाल लेंगे तो समझ जाएगा कि आपको 40% वोट शेयर मिला, भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट शेयर मिला, 163 सीटें भाजपा को मिली। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने एमपी के मन में मोदी है ये स्थापित कर दिया था, वही 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थापित। अगर हम छिंदवाड़ा की बात कर ले तो क्या हम इतने अभागे हैं कि हमारा सांसद छिंदवाड़ा को लेकर संसद में कितने सवाल पूछ लिए? विवेक जी से पूछ लीजिए कि हमारे माननीय नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा के सांसद है, कितने सवाल छिंदवाड़ा को लेकर पूछे, कितने प्राइवेट मेंबर छिंदवाड़ा को लेकर उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल मूव किए, कितनी डिबेट और डिस्कशन में वो प्रेजेंट रहे और कितनी प्रेजेंटी उनकी संसद में रही, आप नहीं दे पाएंगे। उसी तरह से संसदीय क्षेत्र में महीने में 4 दिन आने से कोई उस जनता का सेवक नहीं बन जाता। जनता की सेवा के लिए आपको उस क्षेत्र में रहना पड़ता है, आपको क्षेत्र की समस्याएं समझनी पड़ती है। ठीक है, कमलनाथ जी ने इतने वर्षों तक इस क्षेत्र को अपना बना के रखा, लेकिन आप उसके बाद में आपकी पत्नी, फिर आपके बाद में आपका बेटा, फिर उनके बाद में और उनके बेटे, क्या यही देश चाहता है? क्या यही छिंदवाड़ा का भाग्य है? नहीं, छिंदवाड़ा का भाग्य यहाँ का सामान्य व्यक्ति, यहाँ का सामान्य कार्यकर्ता जिसकी आवाज संसद में उठे। 5 साल नकुलनाथ जी संसद में रहे, हम बड़े दुर्भाग्य के साथ कहते हैं कि हमारे माननीय सांसद जी ने छिंदवाड़ा को लेकर एक भी प्रश्न संसद में नहीं पूछा, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं मूव किया, एक भी बार कोई जनहित का मुद्दा अगर छिंदवाड़ा को लेकर उठाया। आप पातालकोट एक्सप्रेस की बात करते हैं, मुझे बताइए पातालकोट एक्सप्रेस आके जमाना हो गया, उसके बाद में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कितनी रेल लाइंस के लिए उन्होंने प्रश्न उठाए, कितनी बार उन्होंने स्टॉपेज के लिए रेल मंत्री को लिखा। आपको मैं विवेक जी बताना चाहता हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि रेलवे का यहाँ विद्युतीकरण की जब बात आई थी, माननीय सांसद जी को यहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधि एक नई ट्रेन का नाम बता दीजिए। सांसद जी का ये प्रश्न था कि
ये मेरी सरकार नहीं है, हम तो यही कह रहे थे। आपकी हमारे सरकार जन नहीं है, कह रहे थे कि आप सांसद हैं, आपकी आपको ये सरकार नहीं संसद है, में रखना पड़ेगा। देश में आपकी सरकार नहीं है। हैं, वास्तविकता ये है। छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार है ना, छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार करना है कि आपके सांसद नहीं है, विधायक नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने वहां जाके बताया, इधर आप इंदौर को देख लीजिए कि समस्या नहीं सुनूंगा, समाधान नहीं करूंगा, जिताओ तो बात करूंगा वरना बात भी नहीं करूंगा। यहाँ की जनता ने यही लालच है ना, ये लालच जनता समझ चुकी है। यहाँ की जनता को क्या मिला? जनता समझ चुकी है इस बात कांग्रेस को। नहीं बना पाई और यहाँ के क्षेत्र के व्यक्ति को, बंटी साहू जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। यहाँ योग्यता और क्षमतावान कांग्रेस नहीं था जी, नकुल जी को लाना पड़ा। 28 सांसदों से पूछने की आपने जहमत उठाई नहीं। विवेक जी, ऐसे क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया होगी, इसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। देवदत्त जी देखिए, फिलहाल जो समीकरण हम देख पा रहे थे कि आज की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से हटके अगर हम सीटें देखें, अधिकतर जो आज जिन सीटों पर चुनाव है, साउथ की सीटें इसमें शामिल है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी उतनी ही मजबूती के साथ इन सीटों पर उभर पाएगी? दूसरी बात, अगर हम मध्य प्रदेश की देख ले, एक तरफ बीजेपी क्लीन स्वीप का लक्ष्य रख रही है इन 6 सीटों की अगर हम बात करें तो, और कांग्रेस का कहना है कि 4 सीटें निश्चित है कांग्रेस के खाते में आना। किस तरह से समीकरण को देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक दल हमेशा बढ़ा चढ़ा के दावे करते हैं, कोई भी दल हो, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होता है, जनता का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करना पड़ता है। अपने देश में ऐसे भी मतदाता हैं जो कहते ही है कि जो हार रहा हम उसको क्यों वोट दें, हम जीतने वाले को वोट देंगे। तो ये राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि वो बढ़ा चढ़ा कर दावे करते हैं। लेकिन पिछले परिणाम भी है कि लगातार बीजेपी ने पहले 27 फिर 28 और इस बार 29 का लक्ष्य रखा है। लेकिन हर बार लक्ष्य पूरा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ही बदलती रहती हैं। एक सवाल और भी, क्या इस बार मुद्दे हावी रह सकते हैं? क्योंकि देखा, चुनाव के ठीक पहले हमने देखा था मोदी जी पहुंचे थे, आदिवासियों को साधने की कोशिश की थी मोदी जी ने। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात कर ले, जिस तरह से वो अपना पत्र लेके आई है, जातिगत जनगणना की बात की है, तो क्या ये मुद्दे भी जनता का रुख पलट सकते हैं? ये देश विचित्रताओं विविधताओं से भरा है। यहाँ प्याज पर भी सरकारें बदली हैं इस देश में, तो कौन सा मुद्दा हावी हो जाएगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से जाति के कई लोकसभा क्षेत्रों में जाति के समीकरण, जहाँ राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे पीछे हो गए हैं, जातियां आगे आ गई हैं। तो ये विविधताओं वाला देश है, इसमें आप कुछ भी एक फार्मूला हमेशा फिट नहीं होता। इसमें हर चुनाव की तासीर, हर लोकसभा क्षेत्र की तासीर अलग अलग होती है। प्रत्याशी बदलने से नज़ारा बदल जाता है कई बार। तो मुझे लगता है कि यही जो जातियों के समीकरण इसलिए उभारे जाते हैं कि उनको अन्य मुद्दों की बजाय जाति के आधार पर वोट ले लो, या फिर जो बुनियादी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान जो आवश्यकता है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे होना चाहिए। लेकिन कई बार तो धर्म या जाति के नाम पर चुनाव चले जाते हैं। तो अभी इसमें और समय लगेगा कि जब केवल उन मुद्दों पे बात होगी। देवदत्त जी, कहा जा सकता है कि मुद्दे की तो भरमार है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बार मुद्दे कौन से हावी रह सकते हैं, जनता का रुख किस और इस बार देखा जाएगा। तो फिलहाल क्योंकि समय की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 6 सीटों पर रण जो है लगातार जारी है, चुनाव लगातार जारी है। जनता इस बार किसको पसंद करती है, किस और जनता का झुकाव होगा, ये रिजल्ट ही बता पाएंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।